नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत साख निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियोज में क्या पढ़ा था हमने कि साख निर्माण की कितनी विधियां हैं। हमने जाना था कि साख निर्माण की 2 विधियां थी। एक तो बैंक के द्वारा कागजी नोट छाप करके साख का सृजन करना, और दूसरा हमने पढ़ा था कि साख निक्षेप के द्वारा यानी व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा बैंकें कैसे साख का निर्माण करती हैं, इसके बारे में हमने जाना था। यानी जो बैंक, जो केंद्रीय बैंक जो होती है हमारी आरबीआई बैंक है, जो वो नोट को छापती है, यानी कुछ न्यूनतम कोष अनुपात को रख करके। इसको हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम केंद्रीय बैंक को पढ़ेंगे तब हम इसकी न्यूनतम कोष प्रणाली को भी बताएंगे, सीआरआर को भी बताएंगे और एसएलआर को भी बताएंगे। कई चीज़ें हैं, बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये हम सब आपको बताएंगे इसके बारे में जब हम केंद्रीय बैंक का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है वो हमारा रिजर्व बैंक है और वो 100% धात्विक कोष ना रख करके कुछ प्रतिशत कोष रखता है, और उसमें जैसे कि 200 रुपए के सोने या विदेशी प्रतिभूतियों को रख करके रिजर्व बैंक मुद्रा का निर्गमन कर सकता है या नोट जारी करके बैंक साख का निर्माण करते हैं। दूसरा है निक्षेप के द्वारा। हमने बताया था कि जो बैंक में 2 तरीके की जमाएं होती हैं, एक प्रारंभिक जमाएं होती हैं और एक होती हैं व्युत्पन्न जमाएं। प्रारंभिक जमाएं क्या होती हैं? जो व्यक्ति अपने आप जाता है, अपना खाता वहां खुलवाता है और अपने रुपए को वहां नगद रूप में वहां जमा कर देता है। और व्युत्पन्न जमाएं वो होती हैं कि जो व्यक्ति उत्पादक कार्यों के लिए या अपनी जरूरत के लिए ऋण बैंकों से मांगता है, तो उसके खाता वहाँ हो ना हो या उसने अपनी जमाएं वहाँ रखी हो या ना रखी हो, लेकिन बैंक उसको उसका खाता खोल करके उसमें रुपए को जमा कर देती हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋणी जो होता है वो अपने खाते में से उस मुद्रा को निकाल सकता है जरूरत पड़ने पर, और जब उस जरूरत नहीं होती है तो वो उसमें वो जमा रहने देता है। तो इस तरीके से जो एक प्रारंभिक जमाएं जो होती हैं वो कई व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करती हैं। इसके द्वारा भी व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा भी बैंकें साख का निर्माण करती हैं। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से जाना था और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने भी अच्छे से समझ लिया होगा उसको। और आइए आज हम ये जान लेते हैं कि साख सृजन की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कैसे। तो पहले जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है उसको आप लोग उतार लीजिएगा अच्छे से। पहला है साख सृजन की प्रक्रिया। क्या होता है कि बैंक मांग जमाओं के बढ़ने से अपनी कुल जमाओं से कई गुना अधिक उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बैंक जितना ऋण देते हैं उतनी ही साख जमाएं उत्पन्न होती हैं। अब साख जमाओं को मांग जमाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब भी ऋणी इनको मांगता है तो या कोई भी जो बचत करता होता है उसमें निवेश करता है उसको देनी पड़ती है, इसलिए इसको मांग जमाएं कहलाती हैं ये, और ये साख जमाएं भी कहलाती हैं। इसके बाद है हार्टली विदर्स ने कहा है कि ऋण जमा का सृजन करते हैं। लेकिन ये ऋण जमा का सृजन कब करते हैं? जब ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक इसमें अपनी प्रारंभिक जमाओं को जमा करेगा, तभी ये ऋण जमा का सृजन करेंगे। क्योंकि ये तभी संभव है जब प्रारंभिक जमाएं बैंक के पास हों, क्योंकि जो नगद कोष होता है, नगद का कोष, वो प्रारंभिक जमाओं से ही बैंकों के पास जमा होता है। और बैंकों के पास क्या होता है, नगद जो प्रारंभिक जमाएं होती हैं उन्हीं के रूप में उनके पास नगद रूप में रुपया रहता है। इसमें क्या होता है, जो व्युत्पन्न जमाएं हैं इससे क्या होता है, इससे कोष तो बढ़ता है लेकिन नगद कोष नहीं बढ़ता है। ये हार्टली विदर्स ने से कहा है कि ऋण जो होते हैं वो जमा का सृजन करते हैं। तो जमा का सृजन तभी करेंगे जब बैंक में प्रारंभिक जमाएं भी जमा हों, क्योंकि प्रारंभिक जमाएं ही नगद रूप में आती हैं और व्युत्पन्न जमाएं जो होती हैं उससे कोष में तो होती है वृद्धि लेकिन नगद रूप में वृद्धि नहीं होती है। तो ये हमने इसमें जाना। इसके बाद में है कि व्यापारिक बैंक प्रारंभिक जमाओं का एक निश्चित भाग नगद कोष में रखकर शेष राशि ऋण के रूप में उधार दे देता है। बैंक जो राशि उधार देता है उसे नगद रूप में न देकर ऋणी के नाम अपने यहाँ खाता खोलकर उसमें जमा कर देता है और ऋणी अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से पैसा निकालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कर लेता है। और फिर क्या होता है कि जो भी और ये जमाएं जो होती हैं यही व्युत्पन्न जमाएं
कहलाती हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये जो प्रक्रिया होती है ये जब तक चलती रहती है जब तक व्युत्पन्न जमाएं शून्य नहीं हो जाती हैं। तो आइए हम इसको साख सृजन यानी साख सृजन की प्रक्रिया क्या है, बैंक के द्वारा कैसे प्रक्रिया पाई जाती है, इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया कैसे चलती है। हमने अभी आपको बताया था कि देखिए क्या होता है, जो पहला चरण है बैंक है क्या करेगी, 100 रुपये मान लीजिए उसके प्रारंभिक जमा हुए हैं तो उसने 20% अपने पास रखा और शेष राशि को व्युत्पन्न जमाएं बन गई यानी 80 रुपये। 80 रुपये को उसने दूसरे व्यक्ति को दूसरे को दिया और जो 80 रुपये का वो क्या करेगा, जमा कर देगा अपनी बैंक में और वो 16 रुपये यानी 20%। अब ये 20% क्या है, ये है CRR बराबर है 20%। ये 20 रुपये जो हैं ये कोई भी बैंक इनको अपने पास रखेगी यानी 20% रिजर्व बैंक ने वो कोष कर दिया है यानी नगद आरक्षित अनुपात। CRR का मतलब है कैश रेशियो और रिजर्व रेशियो, ये उसने रिजर्व रखा है। बैंक क्या करेगी कि 80 रुपये का तक तो वो ऋण दे सकती है लेकिन 20 रुपये तो उसे रखने ही रखने हैं। CRR के बारे में हम जब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि जो रिजर्व बैंक है उसने 20% CRR रखा है जिसको प्रत्येक बैंक को ऋण देते समय जो प्रारंभिक जमाएं हैं उनमें से 20% अपने पास रखना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, 20% अपने पास रख लेगा और शेष का 80 का वो ऋण दे देगा यानी वही व्युत्पन्न जमाएं कहलाएंगी। क्योंकि जो व्युत्पन्न जमाएं हैं उनको वो क्या करेगा, सीधे ना दे करके वो अपने यहाँ खाता खोल देगा और उसमें वो राशि को जमा कर देगा। जब ऋणी को जरूरत होगी तब वो उसमें से निकाल सकता है। और फिर वो क्या करेगा, 80 का 20% 16 रुपये जमा कर लेगा कोष में अपने और 64 रुपये रख लेगा। 64 रुपये तीसरे चरण में वो क्या करेगा, 64 रुपये का 20% अपने पास रख लेगा 12 रुपये 80 पैसे, 51 रुपये 20 पैसे वो यहाँ चौथे को दे देगा। चौथी जगह वो 10 रुपये 24 पैसे अपने कोष में रखेगा 20%, कितना पैसा आएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देखिए यहाँ से A से लेकर के Z तक और फिर A से लेकर L तक इतनी लंबी प्रक्रिया ये चलेगी। यानी 100 रुपये जो प्रारंभिक जमाएं थी हमारी उसकी जगह पर इसने कितने की व्युत्पन्न जमाएं कही यानी कुल जमा कितनी हो गई हमारी, वो हो गई 500 रुपये और हमारा कोष कितना हुआ, ये हमारा हुआ 100 रुपये और हमारी जो साख सृजन हुआ वो हुआ हमारा 400 रुपये के बराबर। यानी व्युत्पन्न जमाएं कितनी हुई, ये 400 रुपये के बराबर हुई। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये साख सृजन जो है वो एक बैंक की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या महत्वपूर्ण कार्यविधि है और ये जब तक चलती रहेगी जब तक हमारी व्युत्पन्न जमाएं जो होती हैं वो शून्य ना हो जाएं, जो वो हमारे यहाँ शून्य ना हो जाए तब तक ये चलती रहती है साख प्रक्रिया। और क्या करती हैं, जिससे वह अपने जो बैंक है ये क्या करती है, साख सृजन की जो एक महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है इसमें वो क्या करती है, वो अपने कोष से कई गुना राशि ऋणों के रूप में दे देती है और इस प्रकार बैंक द्वारा उत्पन्न जो व्युत्पन्न जमाएं जो होती हैं वही साख का निर्माण करती हैं और जो व्युत्पन्न जमाएं होती हैं वो साख गुणक पर निर्भर करती हैं। अब गुणक के बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे लेकिन आज हम जान लेते हैं साख गुणक क्या है। साख गुणक क्या है, साख गुणक बराबर है 1/CRR। हमारा कितना था, हमारा ये CRR 20%, तो इसको हम निकाल लेते हैं। बराबर 5 गुना यानी हमारी साख गुणक जो साख इस प्रकार क्या हुआ, जो व्युत्पन्न जमाएं हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, साख गुणक पर। और साख गुणक किस पर निर्भर करता है, CRR पर। जो व्युत्पन्न जमाएं किस पर निर्भर करती हैं, साख गुणक पर और साख गुणक किस पर निर्भर करता है, CRR पर। अब CRR अगर यहाँ वो 10% रख देता तो यहाँ पर ये क्या करता, 10 रुपये यहाँ पर रखता, 90 रुपये को यहाँ पे साख का निर्माण करता तो कितनी हमारी साख का निर्माण हो जाती, यानी जो हमारी 500 रुपये की हुई साख निर्माण की प्रक्रिया यानी 500 रुपये की कुल जमाएं हुई वो हो जाती हमारी 1000 रुपये। ये हमारी जो कुल जमाएं हैं
वो कितनी है 500 रुपये, यानी प्रारंभिक जमा हमारी 100 रुपये थी और कुल जमा कितनी हुई 500 रुपये के बराबर, और कोष कितना हुआ हमारा 100 रुपये के बराबर, और व्युत्पन्न जमाएं जो हुई वो हुई 400 रुपये के बराबर। अब व्युत्पन्न जमाएं किस पर निर्भर करती हैं, साख गुणक पर, और साख गुणक किस पर निर्भर करता है, CRR पर। अब साख गुणक मान लीजिए यहाँ पर अगर वो 10 रखता तो कितना हो जाता, इसको हम कर लेते हैं फिर से। सॉरी, हम इन्हें ये उल्टा लिख गए, ये 100 यहाँ आएंगे और यहाँ 20 जाएंगे, क्योंकि हम इसके नीचे 100 लिखेंगे और ये ऊपर जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 100 गुणे 10 बराबर हुए 10, यानी अब कितनी हो रही है 10 गुना, अब कितनी हो रही है 10 गुना हो रही है, ठीक है। पहले कितनी हो रही थी 5 गुना हो रही थी, हमारे साख का निर्माण हो रहा था, और अब कितना होगा 10 गुना। अगर ये CRR ये 10% कर देती है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक ये कब करती है, जब वो चाहती है कि देश में पैसे को मात्रा बढ़े तो वो क्या कर देती है, इसको कम कर देती है, CRR को कम कर देती है। और जब जैसे मुद्रास्फीति की फैलने का डर होता है या और कोई आशंका होती है उसको, तो वो इसको वो चाहता है कि देश में रुपए की मात्रा कम हो जाए तो वो CRR को बढ़ा देता है। और जब वो चाहता है केंद्रीय बैंक कि देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो तो वो इसको घटा देता है, जिससे बैंकें अधिक साख का निर्माण करती हैं, अधिक ऋणों को बांटती हैं। इस प्रकार से साख का निर्माण हो जाता है। और जब देखता है कि मुद्रास्फीति की दर अधिक हो रही है या कोई और भी मुद्रा के दोष उत्पन्न हो रहे हैं तो वो इसको बढ़ा देती है। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि साख प्रक्रिया क्या होती है। और हमने आपको बताया कि ये व्युत्पन्न जमाएं जो होती है वो साख गुणक पर निर्भर करती हैं, और साख गुणक जो निर्भर करता है वो CRR पर निर्भर करता है। विधियाँ पढ़ी, पहली विधि थी बैंक नोट निर्गमन द्वारा साख का निर्माण किया जाता है, दूसरा है निक्षेप के द्वारा। निक्षेप 2 प्रकार का होता है, यानी प्रारंभिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं। हमने ये पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तीसरी है प्रतिभूतियों का क्रय। अब क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनी के हिस्सों तथा अन्य प्रकार की संपत्ति आदि भी खरीदता रहता है। इसमें वो क्या करता है कि जब उसने खरीद लिया तो वो जो बेचने वाला जो भी था, चाहे वो सरकारी कंपनी का हो या चाहे सरकारी प्रतिभूतियां हो या कंपनी के हिस्से हों तथा किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, वो उनको खरीदता है। तो उसको क्या करता है कि वो नगद भुगतान नहीं करता है, बल्कि जिसने बेचा है उसके खाते में रुपया डाल देता है। रुपया जब डाल देता है और जब उसको जरूरत होती है तो वो क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर वो नगद राशि को वहां से निकाल लेता है। इस प्रकार क्या करता है, बैंक थोड़े से नगद कोष के आधार पर बड़ी संख्या में बहुत से वस्तुओं, पदार्थों और संपत्तियों को क्रय कर लेता है, यानी खरीद लेता है। यानी नगद कोष के आधार पर, थोड़े से नगद कोष के आधार पर वो बहुत सी वस्तुओं, पदार्थों और संपत्तियों को खरीद लेता है। चौथा है हमारा अधिविकर्ष की सुविधा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज, यानी फैसिलिटीज ऑफ ओवरड्राफ्ट। ये हमने आपको इससे पहले भी बताया था। बैंक अपने प्रतिष्ठित और विश्वसनीय ग्राहकों को ये अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करता है। वो क्या करता है, इस अधिविकर्ष की सुविधा के अंतर्गत क्या होता है कि ग्राहक को जमा धन से अधिक धन निकालने की अनुमति देता है, सुविधा देता है। इस प्रकार बैंक जितनी भी अधिविकर्ष की सुविधा देता है उतनी ही साख निर्माण, उतना ही साख का सृजन अधिक होता है। तो ये हमने जाना आज कि बैंक जो है, बैंकों के द्वारा साख सृजन कैसे होता है। 4 प्रकार से होता है। पहला नोट, केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट छापकर, कागजी नोट छापकर। दूसरा व्यापारिक बैंकों के द्वारा जमाएं स्वीकार करके, यानी प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। तीसरा प्रतिभूतियों का क्रय करके, यानी प्रतिभूतियों को वो खरीदता है, चाहे वो सरकारी प्रतिभूतियां हों या कंपनियों के हिस्से हों या और कोई संपत्ति हो, इसको खरीदता है। तो और जो बेचने वाला होता है उसको नगद रुपया ना दे करके उसके खाते में रुपये जमा कर देता है। इस प्रकार से भी साख का सृजन करता है। चौथा है अधिविकर्ष की सुविधा। अधिविकर्ष की सुविधा यानी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज वो देता है बैंक अपने ग्राहकों को, यानी विश्वसनीय और जो प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार से वो नगद कोष, थोड़ा सा नगद कोष होता है, इसके आधार पर वो
ज़्यादा से साख सृजन कर सकता है। अब हम इसकी सीमाओं को जान लेते हैं, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी भी हम कुछ जान लेते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि साख सृजन की सीमाएं क्या हैं, इनकी सीमाएं क्या क्या हैं। पहली इसकी सीमा है देश में नगद मुद्रा का परिमाण यानी मात्रा। क्या होता है कि अगर देश में नगद मुद्रा है, प्रचलन में नगद मुद्रा ज़्यादा है, तो क्या होता है उसमें वृद्धि होती है। तो नगद मुद्रा में वृद्धि होती है तो बैंकों की साख सृजन की सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है और नगद मुद्रा होने पर बैंकों को अधिक जमाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा है तो बैंकों में ही तो वो जमा करेंगे, और जब वो बैंकों में जमा करेंगे तो बैंकें क्या करेंगी, जरूरतमंद को ऋण प्रदान करेंगी, और जब ऋण प्रदान करेंगी तो उसके बदले में उनको ब्याज मिलता है ना। तो जब वो ऋण प्रदान करेंगी तो साख का सृजन होगा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, यानी देश में नगद मुद्रा का होना, नगद मुद्रा की मात्रा का होना, परिमाण का होना, यानी क्वांटिटी में ज्यादा मुद्रा का होना। दूसरी है इसकी सीमा, तभी साख का सृजन अच्छे से होगा। दूसरी है जनता द्वारा नगद द्रव्य के उपयोग की मात्रा। अब जनता के द्वारा क्या है, नगद जो है द्रव्य के वो क्या होता है, जो विकासशील देश होते हैं उनमें जनता क्या करती है, साख पत्रों का प्रयोग कम करती है। जैसा देखिए इसमें मैंने लिख भी रखा है कि साख पत्रों का प्राय जनता क्या करती है, साख पत्रों का कम उपयोग करती है। जो भी अधिकांश जो भुगतान होते हैं उसके वो वास्तविक मुद्रा के रूप में करना चाहती है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ साख मुद्रा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, वास्तविक मुद्रा का प्रयोग कम करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो साख सृजन की क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। अगला है आपका लोगों की बैंकिंग की आदतें। ये भी बिल्कुल वही है कि इससे क्या होता है कि कुछ लोग बैंकों में धन जमा करना जरूरी नहीं समझते। वो कहते हैं उनकी आदत ही नहीं होती है, बैंक कौन जाए, कौन जमा करे, क्या करें, और मतलब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं जो कि वो ई बैंकिंग का इस्तेमाल घर बैठे कर पाएँ। वो कहते हैं बैंक में जाएं, लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, कौन निकालने जाए, कौन जमा करने जाए। इस कारण भी अधिकांश लोग अपने घर में नगद रूप में ही मात्रा द्रव्य को रख लेते हैं, मुद्रा को रख लेते हैं, और बैंक जाने की आदत उनकी नहीं होती है। इस कारण भी साख सृजन की सीमित क्षमता रह जाती है। अगला है केंद्रीय बैंक की नीति। केंद्रीय बैंक की नीति अगर सरल है तो साख निर्माण ज़्यादा होगा। अगर केंद्रीय बैंक की नीति कठिन है, मुश्किल है, तो साख का निर्माण कम होगा। अब केंद्रीय बैंक क्या करता है, विभिन्न अधिकारों एवं साधनों के द्वारा साख नियंत्रण करने की शक्ति रखता है, यानी वो नियंत्रित भी करता है और व्यापारी बैंक को नियमित भी करता है, क्योंकि उसके पास इतने अधिकार होते हैं, इतने साधन होते हैं, जैसे खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, चयनात्मक साख नियंत्रण, गुणात्मक साख नियंत्रण। इसके द्वारा भी वो व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है और साख के निर्माण की गति को प्रभावित करता है। अगला है इसका बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष। अब अपने ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए बैंक हमेशा नगद कोष रखती है ना अपने पास, क्योंकि पता नहीं कब मांग ले, इसी तो वो CRR को रखा जाता है। इसीलिए CRR को रखा जाता है क्योंकि ग्राहकों ने मांगा और बैंक के पास रुपया नहीं हुआ तो गलत बात है ना ये, क्योंकि जिसने अपने पैसे जमा किए हैं बैंक में वो तो ये उम्मीद रखता है कि हमारी जब भी मेरी म्याद पूरी हो जाए, जब भी हमारी अवधि पूरी हो जाए, हमें अपना रुपया वापस मिलना चाहिए। तो क्या है, बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष, यानी अपने ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए बैंकों को अपने पास कुछ नगद कोष हमेशा रखते हैं, है ना। और नगद कोषों की मात्रा जो है वो जनता के विश्वास, राजकीय आर्थिक नीतियों, समाशोधन गृह की व्यवस्था आदि अनेक तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है। और क्या होता है, जब बैंकों को अधिक नगद कोष रखने पड़ते हैं तो उनकी साख क्षमता जो होती है वो उसमें पर्याप्त कमी हो जाती है, क्योंकि नगद रखेंगे तो व्युत्पन्न जमाएं कैसे उत्पन्न होंगी, ऋण नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए साख निर्माण की गति में गतिरोध उत्पन्न होता है। अगला है इसका
प्रतिभूतियों का स्वभाव। प्रतिभूतियों का स्वभाव क्या है कि जैसे बैंक क्या करते हैं, वो सुरक्षित ऋण प्रदान करते हैं, इसके बदले में वो क्या मांगते हैं, गारंटर मांगते हैं, श्रेष्ठ गारंटर मांगते हैं, या कुछ प्रतिभूतियों को मांगते हैं कि भाई रख दीजिए आप, तब हम आपको ऋण देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, ऋण नहीं देते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ जमानतें ना मिलने पर भी बैंकें साख का सृजन नहीं कर पाती हैं। अगला है इसका व्यापार की स्थिति। अब व्यापार की स्थिति क्या है, जब मुद्रास्फीति काल होती है तब महंगाई बढ़ जाती है और क्या होता है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है वस्तुओं की। तो क्या होता है, जिससे लाभ की मात्रा बढ़ जाती है ना लाभ की मात्रा। तो भी क्या करते हैं व्यापारी लोग, विनियोग करने के लिए अपने व्यापार में ऋणों को लेते हैं। लेकिन जब मुद्रा का संकुचन काल चलता है तो वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं और व्यापारी वर्ग को नुकसान होता है, और वो क्या करती है, विनियोग नहीं करती है अपने उत्पादन कार्यों में, और इस परिणामता क्या होता है, साख का सृजन रुक जाता है। तो इस प्रकार से ये साख का सृजन करती हैं बैंकें। लेकिन इसके साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी थी, जिसके बारे में हमने जाना कि व्यापार क्या क्या है। ये देश में नगद मुद्रा का परिमाण, जनता द्वारा नगद द्रव्य का उपयोग की मात्रा, लोगों की बैंकिंग आदतें, केंद्रीय बैंक की नीति, बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष, प्रतिभूतियों का स्वभाव, व्यापार की स्थिति। व्यापार की स्थिति के बारे में हमने बता ही दिया कि जब स्फीति काल होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्राय वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग अपने व्यापार में विनियोग करने के लिए ऋणों को लेते हैं, इससे साख का सृजन होता है। लेकिन जब मुद्रा का संकुचन काल चलता है तो वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। उस समय क्या करते हैं, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे लोग साख की मांग कम हो जाती है। इस कारण साख का सृजन नहीं हो पाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि साख निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। साख निर्माण की प्रक्रिया क्या थी पूरी, यानी 4 के द्वारा साख निर्माण हुआ। पहला नोट निर्गमन, केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन के द्वारा। दूसरा होता है जमाएं स्वीकार करके, यानी प्रारंभिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं। तीसरा है प्रतिभूतियों का क्रय करती हैं बैंकें और इसके बदले में वो नकद ना दे करके अपने यहाँ ही उसके पैसे को जमा कर लेती हैं। और इस प्रकार थोड़े से कोष से भी बहुत सारी संपत्तियाँ, बहुत सारे पदार्थ और बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेती हैं बैंकें, और इस प्रकार से साख का सृजन करती हैं। चौथा है अधिविकर्ष की सुविधा। इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि हमारे साख सृजन की सीमाएं क्या है, इसके बारे में भी अच्छे से हमने जान लिया। और अगले वीडियो में हम केंद्रीय बैंक का अध्ययन करेंगे। उसको भी हम भागों में करेंगे, कई भागों में बांट कर करेंगे, क्योंकि एक बार करने से लंबा भी हो जाता है वीडियो और आप लोगों की समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से। अब केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ है, केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उसमें अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए और अपने नोट्स को ज़रूर तैयार रखिए, तभी आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अन्यथा आप ये सर के ऊपर सब चला जाएगा कि अरे मैडम ने कुछ पढ़ाया था मंजूलता ने और हमारे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो आप नोट्स को जरूर तैयार रख लीजिए, जब जरूरत पड़ने पर आप इनको रिवाइज कर लीजिए। ये जो है हमारे PCS IAS में भी ये प्रश्न आ जाते हैं। बैंक दर क्या है, मनी यानी रुपया, मुद्रा क्या है, ऐसे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपको आगे कंपटीशन वाली जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी आपके लिए ये सरल और उपयोगी रहेंगे। इसके साथ ही मेरा फिर वही कि आप हमारे उसको इंकरेज कीजिए, हमारे साहस को बढ़ाइए, ताकि हम आगे और भी आपको अच्छे वीडियो दे सकें। आप हमारे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियो के और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। ठीक है, धन्यवाद।